नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम जानेंगे कि संधि होती क्या है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य रूप से हम देखते हैं तो संधि का मतलब होता है एक समझौता, एक मेल जोल। लेकिन हम वर्णों में प्रवेश करते हैं तो देखिए विद्यार्थियों, संधि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। तो मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती है, जिसे हमने पढ़ा भी था कि परे सन्निकर से संहिता। परे है, सन्निकर से है, संहिता। संहिता का मतलब होता है विद्यार्थियों संधि, और परे वर्णों के अत्यंत, और सन्निकृष्य का मतलब होता है समीप। वर्णों के अत्यंत समीप, वर्णों के अत्यंत समीप होने को ही संधि कहते हैं। और हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि जैसे इत्यापि, इसको जितनी जल्दी बोलेंगे तो संधि अपने आप हो जाती है इत्यापि। इत्यापि इसमें यण संधि है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम जल्दी बोलते हैं तो अपने आप ये शब्द बोलता है इत्यापि। तो वर्णों की अत्यंत समीपता को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है विद्यार्थियों? संधि तीन प्रकार की होती है, मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहली है कि स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, प्रथम पद और इस प्रकार से दूसरे को बोलते हैं हम द्वितीय पद, और हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि पूर्व पद और परपद। परपद अधिकांश से हमारी संधियों में इसका प्रयोग ज्यादा किया गया है, पूर्व पद और परपद। पूर्व पद, अब स्वर संधि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो पूर्व पद होता है इसका जो अंतिम वर्ण होता है वह, और जो परपद होता है इसका प्रथम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण, इसका तो क्या अंतिम वर्ण, और इसका प्रथम वर्ण। अब इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण जब हम मेल करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, और जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं, उसको संधि कहते हैं। जैसे स्वर संधि लेते हैं तो दोनों तरफ स्वर होंगी, दोनों तरफ स्वर होंगे, और जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण और जो परपद है उसका प्रथम वर्ण, दोनों मिलकर के जो विकार उत्पन्न होता है दोनों को मिलाने से उसे संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहेंगे हम। जब दो स्वरों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहेंगे। तो विद्यार्थियों अब आगे देखिए, जैसे एक श्लोक है, संहिता एक पदई नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समास से वाक्य पुषा विवक्षाम अपेक्षते, सा विवक्षाम अपेक्षते। तो देख लीजिए, इसको हम देख लेते हैं। कि संहिता एक पदई नित्या नित्या धातु उपसर्गयो, संहितैक पदई नित्या नित्या धातु उपसर्गयो, संहितैक पदई नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समास से वाक्ये तु विवक्षाम अपेक्षते।
नित्या समासे वाक्ये तु विवक्षाम अपेक्षते। नित्या समास से वाक्ये तु विवक्षाम अपेक्षते। अब देखिए, संहिता एक पद, संहिता का मतलब संधि एक पद में भी होती है, नित्या धातु और उपसर्ग में भी संधि होती है, और नित्या समास में भी संधि होती है, और वाक्य तो विवक्षाम अपेक्षते, और वाक्य में जो संधि होती है वो वक्ता के ऊपर निर्भर करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शब्द में संधि कैसे होती है। जैसे राम, और राम में हम क्या मिलाते हैं विद्यार्थियों, जैसे औ प्रत्यय मिला दिया तो क्या हुआ, राम। तो औ और इसमें जो संधि हुई है ये एक पद की संधि है। धातु उपसर्ग, जैसे प्रेधन अभवत, प्रेधन अभवत, तो संधि क्या होगी, प्राभवत, प्राभवत। ये किसमें हुई, उपसर्ग और धातु में संधि हुई, उपसर्ग और धातु में संधि हुई। नेक्स्ट देखिए, हम समास में देखते हैं, जैसे कृष्णैक्त्वम्, कृष्णैक्त्वम्, इसमें समास कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष है, इसमें है षष्ठी तत्पुरुष है। तो विद्यार्थियों देखिए, कृष्ण से एकत्वम्, ये क्या हुई, इसका समास विग्रह हो, समास विग्रह हुआ, और इसका मूल शब्द क्या बन गया फिर, कृष्णैक्त्वम्, कृष्णैक्त्वम्। तो इस प्रकार समास में भी संधि होती है। नेक्स्ट है वाक्य में, तो वाक्य में जो संधि होती है वह वक्ता के स्वयं के ऊपर निर्भर करती है। वो कैसे निर्भर करती है, जैसे अत्र अयम पुरुष तिष्ठति, यहां ये पुरुष बैठा है, और उसको हम लिख सकते हैं, वक्ता स्वयं लिख सकता है क्या, अत्रायम पुरुष तिष्ठति, अत्रायम पुरुष तिष्ठति। तो वक्ता इस प्रकार से भी लिख सकता है। जैसे पहला है अत्र अयम पुरुष तिष्ठति, अत्र अयम पुरुष तिष्ठति, ये है। और दूसरा है, वक्ता लिखता है इसको अत्रायम पुरुष तिष्ठति, अत्रायम पुरुष तिष्ठति। इन दोनों पदों को संधि करके लिख दिया, तो इस प्रकार ये वक्ता के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात क्या है कि सबसे पहली संधि कौन सी, स्वर संधि। स्वर संधि में मेल होता है स्वर प्लस स्वर का, तो स्वर संधि होती है। नेक्स्ट होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में मेल होता है विद्यार्थियों, जैसे व्यंजन धन स्वर, ठीक है, और स्वर धन व्यंजन, फिर व्यंजन धन स्वर, व्यंजन धन स्वर। नंबर तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या करते हैं कि विसर्ग संधि में जैसे विसर्ग प्लस स्वर, और यहां पर विसर्ग प्लस व्यंजन। इस प्रकार से संधि कौन सी हुई, तीन हुई, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार की हुई। अब हम सबसे पहले
जानकारी प्राप्त करेंगे क्या कि संधि करने से पहले जो महत्वपूर्ण पद हैं, संधि में प्रयुक्त होने वाले जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्थानीय क्या होता है। स्थानीय क्या होता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्थानीय, जिस वर्ण के स्थान पर कोई आदेश होता है वह स्थानीय कहलाता है। स्थानीय, जिस वर्ण के स्थान पर जो आदेश होता है, जो आदेश होता है उसे स्थानीय कहते हैं। स्थानीय कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों, हमारा एक एग्जाम्पल है, वो ये है कि जैसे सुधी धन उपास्य, सुधी धन उपास्य, सुधी धन उपास्य, ये यण संधि का उदाहरण है। इको यणची, इसमें सूत्र लगता है इको यणची। कहने का मतलब ई के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। जैसे यहां पर क्या है, ई है, और इस ई के स्थान पर क्या आदेश होता है, ये आदेश होता है। तो कहने का मतलब इस जिस वर्ण के स्थान पर जो आदेश होता है उसे स्थानीय कहते हैं। तो इस ई के स्थान पर ये है स्थानीय। क्या है, स्थानीय है ये। इसके स्थान पर क्या आदेश होगा, ये। तो ये है स्थानीय विद्यार्थी, इसको बोलते हैं स्थानीय। तो संधि करने पर क्या हो जाएगा, ये शुद्ध उपास्य, शुद्ध उपास्य हो जाएगा। इसके विषय में डिटेल में आगे जब यण संधि, इको यणची सूत्र के माध्यम से यण संधि पढ़ेंगे उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए एक बात और, वर्ण विशेष के परे रहने पर, ये नंबर 2 और नंबर 1, नंबर 2 परे, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है परे। वर्ण विशेष के परे रहने पर, परे रहने पर, परे का मतलब होता है यहां पर मेरे अनुसार बाद में। जैसे इक के परे अच रहने पर, इक के परे अच रहने पर यण आदेश होता है। जैसे यहां पर ये सुधी है, सुधी धन उपास्य, ठीक है। यहां पर क्या है, इक, इक के परे अच रहने पर क्या होता है, यण आदेश होता है, यण आदेश होता है। तो परे, इक के परे अच रहने पर, परे अच कौन सा, ये परे किसको बोलेंगे, इसको। इस ई के बाद में ऊ जो आता है इसको बोलेंगे परे, इसको बोलेंगे विद्यार्थियों परे। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, आके परे, आके परे आदेश होने पर इस इस आके परे, आके परे, परे का मतलब बाद में, इस आके बाद में आ के परे रहने पर आ का दीर्घादेश होता है, दीर्घादेश होता है। कैसे विद्यार्थियों, दोनों के स्थान पर एक ही वर्ण का प्रयोग किया जा रहा है, दीर्घ आका। वैसे हैं दोनों ही दीर्घ, लेकिन दोनों के स्थान पर दीर्घ आका प्रयोग किया जा रहा है। इसको बोलते हैं दो के स्थान पर एक का प्रयोग करना, एक आदेश हो जाना, इसको बोलते हैं एक आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए नंबर 3, हमने स्थानीय की जानकारी प्राप्त की और परे के विषय में जाना। अब जो पूर्व रूप आदेश, ये क्या होता है, पूर्व वर्ण आदेश हो जाता है इसमें। नंबर 3, पूर्व
रूप आदेश, इसमें पूर्व वर्ण आदेश हो जाता है। पूर्व वर्ण आदेश हो जाता है। कैसे होता है? जैसे हरे धन अव, हरे धन अव, यहां पर पूर्व वर्ण आदेश होने से बना हरे अव। और नेक्स्ट है पर रूप आदेश, नंबर 4 पर रूप आदेश। पर रूप आदेश, इसमें पर वर्ण आदेश हो जाता है। पर वर्ण आदेश हो जाता है। पर वर्ण आदेश हो जाता है। किस प्रकार से विद्यार्थियों? जैसे प्रे धन एजते, यहां पर आदेश कौन सा हुआ? पर वर्ण, तो क्या बना? प्रेजते। क्या बना विद्यार्थियों? प्रेजते। अब संधि के विषय में हमने जो मुख्य बातें थी उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों, माहेश्वर सूत्र का संस्कृत व्याकरण में एक विशेष महत्व है और संपूर्ण संस्कृत व्याकरण के माहेश्वर सूत्र आधार है। माहेश्वर सूत्र आधार है। अब हम जानते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। विद्यार्थियों, स्वर संधि सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि सबसे पहले संधि होगी यण संधि। पहली संधि कौन सी? यण संधि। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। पहली संधि कौन सी? यण संधि। यण संधि। नंबर 2 है विद्यार्थियों अयादि संधि। यण संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। फिर नंबर 3 गुण संधि, गुण संधि। नंबर 4 वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और नंबर 5 दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। नंबर 6 पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। नंबर 7 पररूप संधि, पररूप संधि। और नंबर 8 है विद्यार्थियों प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार से स्वर संधि 8 प्रकार की होती है। पहली है यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो स्वर संधि के विषय में हमने जाना कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है विद्यार्थियों परिवर्तन, परिवर्तन। क्या? परिवर्तन। जैसे इति है और अभी हमने जानकारी प्राप्त की थी इति धन अपि, इसमें यण संधि है तो यहां पर तो ई है, यहां पर ए है, तो दोनों को मिलाने से विकार क्या हुआ? ई के स्थान पर ये आदेश हो गया, ई के स्थान पर ये आदेश हो गया। तो रूप क्या बना इसका? ई त और ये पी। तो क्या परिवर्तन हुआ? देखिए, इस परिवर्तन को बोलते हैं हम संधि। इसको क्या बोलेंगे? संधि कहेंगे। कैसे? ये परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए, ये परिवर्तन हुआ, देखते हैं। यहां पर ई है, पूर्व पद का अंतिम जो स्वर है क्या है? ई। तो यहां पर क्या बच गया विद्यार्थियों? ई और आधा तय बचा। ठीक है। अब ई के स्थान पर यण आदेश होता है यदि अच परे रहते हैं, अच के परे रहने पर। तो ई के स्थान पर क्या आदेश हुआ? ये आदेश हुआ, ये आदेश हुआ। अब आगे यहां पर क्या है विद्यार्थियों? अपि, अपि। अब इसको हम योग करेंगे तो तय के आगे कोई स्वर नहीं है तो आधा तय, ये क्या आगे स्वर है तो ये और पी।
इत्यादि। इस प्रकार से क्या बनी, यन संधि बनी। कहने का मतलब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये तो केवल एग्जाम्पल था विद्यार्थियों। स्वर संधि 8 प्रकार की होती है, यन संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्वरूप संधि, पररूप संधि, प्रकृति भाव संधि। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास में हम यन संधि पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।